किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश भर में गहमा-गहमी का माहौल है। इस गहमा-गहमी के बीच कल देश के सबसे बड़े मंत्री यानी प्रधानमंत्री के बाद जो सबसे बड़े मंत्री हैं सरकार के, अमित शाह, उन्होंने कल करीब 1 दर्जन से ऊपर किसान संगठनों से मुलाकात की। कोई हल और रास्ता निकलता हुआ अब तक दिखाई नहीं दिया है। किसान लगातार अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है हमने उनकी सारी मांगे मान ली। सच्चाई तो यह भी कहती है सरकार कि 201 जो स्वामीनाथन आयोग की रपट की संस्तुतियां थी, उनमें से 200 को मान लिया है। हमारे साथ इस वक्त अखिल भारतीय किसान सभा यानी AIKS, जिसके लाल झंडे आपको दिखाई देते होंगे आंदोलनों में, उनके संयुक्त सचिव हमारे साथ हैं। बादल सरोज उनका नाम है, वरिष्ठ किसान नेता हैं, पिछले 40 वर्षों से किसान आंदोलनों में सक्रिय हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि जो सरकार का रवैया कल रहा वह क्या रहा, क्योंकि देश जानना चाहता है असल में सरकार से खटपट क्यों हो रही है, बात बन क्यों नहीं रही। जी सर। बात यह है कि सरकार बात सुन ही नहीं रही है। सरकार कह रही है कि उसने किसानों की सारी मांगे मान ली जी। किसानों की तो केवल 1.5 मांग है, उनकी केवल 1.5 मांग है, उनकी हजारों मांगे थी नहीं। उनकी ये मांग थी कि भाई हमने आपसे ये कानून बनाने के लिए कहा नहीं था, ये कानून बनाने के पहले आपने हमसे पूछा भी नहीं। कल अमित शाह जी से ये बातचीत जब की गई कि आप इस कानून को बनाने के पहले एक बार किसानों के साथ बातचीत तो कर लेते, तब उन्होंने ये माना कि हाँ गलती हुई है, बातचीत की जानी चाहिए थी। हमारा ये कहना है कि ये कानून हमारे खिलाफ है, ये कानून खेती किसानी को तबाह कर देंगे, ये कानून खाद्यान्न की जो सुरक्षा है, फूड सिक्योरिटी है, उसको खत्म कर देंगे। ये कानून इस पूरे देश की जमीन पर और इस देश की उपज पर बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों को कब्जे को ला देंगे और एक बहुत असाधारण स्थिति पैदा हो जाएगी विनाश की। हमारी बात सुन तो ले, इसलिए हमने उनसे ये निवेदन किया कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, इनको पूरी तरीके से रिपील किया जाए। सिर्फ एक मांग है। और दूसरी मांग हमारी ये है कि MSP के लिए स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश की थी, उस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के हिसाब से लागत से 1.5 गुनी कीमत और MSP पर खरीद सुनिश्चित की जानी चाहिए। इनमें से ऐसी कौन सी मांगे हैं जो पूरी कर दी उन्होंने? और ये स्वामीनाथन आयोग की 200 हम MSP वाली बात आगे करेंगे। एक बात बताइए कि हर चीज का एक इंस्पिरेशन होता है, एक इंस्पिरेशन पॉइंट होता है, कई बार बिना पूछे भी काम होता है। तो अगर मान लीजिए कि अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी ने जो किसानों का कानून बनाया है, इसका इंस्पिरेशन पॉइंट क्या है, वह मतलब अंदर की हुक क्या है जिसकी वजह से ये कानून बना, जरूरत क्या पड़ गई? ये अंदर की हुक नहीं है, ये कॉर्पोरेट की सब कुछ खा जाने की भूख है असल में। अंदर की हुक अगर होती खेती को सुधारने की, तो इस देश में जितने किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, जो खेती का वास्तविक संकट है, कृषि संकट है, उसके संबंध में पूरी दुनिया एकमत है कि उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि हमारी खेती का जिस हिसाब से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। दूसरा कारण यह है कि हमारे यहाँ पर किसान की आमदनी बहुत कम हो गई है, लागत उसकी नहीं निकल पा रही है। तो अगर हुक उठी होती किसान की आत्महत्याओं को रोकने की, खेती का विकास करने की, तो उसके लिए दूसरे तरीके के कदम उठाए जाने चाहिए थे, जो हमने मांग की थी। हमने 2 कानून बनाने की मांग की थी 2018 के नवंबर में, जो पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में पेश भी किए गए थे। एक तो ये था कि MSP की 1.5 गुना का भुगतान किया जाएगा, और दूसरा ये था कि जितने भी कर्ज है किसानों के वो माफ किए जाएंगे। इस बीच में कॉर्पोरेट कंपनियों के 25 लाख करोड़ के कर्ज आपने माफ कर दिए, लेकिन किसानों के कर्जे आपने माफ नहीं किए। इसलिए ये हुक नहीं है। रेलवे ले लिया, एयरपोर्ट ले लिया, एजुकेशन ले ली, हेल्थ ले ली, सब कुछ लेने के बाद अब उन्हें इस देश की खेती चाहिए, इस देश का एग्रीकल्चर पर कब्जा चाहिए। इसलिए ये हुक नहीं है, ये कॉर्पोरेट के मुनाफे की भूख है असल। अच्छा, अब आते हैं MSP को लेकर कुछ किसान संगठनों का कहना है कि सरकार MSP दे दे तो हमारा आंदोलन खत्म कर देंगे। ये हम लोग जब घूमते हैं, जहां आंदोलन चल रहे हो, चाहे जिस भी बॉर्डर पर चल रहे हैं, क्या MSP की मांग पूरी होने के बाद आप लोगों का आंदोलन पूरा हो जाता है?
देखिए, मैं आपसे जो बातचीत होती है उस बातचीत की सत्यता पर कोई संदेह नहीं कर रहा, लेकिन असल बात क्या है कि जो जनता वहां पर बैठी हुई है वो क्या लेकर जाने वाली है, और वो जनता जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होते हैं तब तक वापस जाने वाली नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा बुनियादी और फंडामेंटल मांग है इन तीनों कानूनों की वापसी। आज सरकार ने कहा है कि वो बिजली का विधेयक लेकर नहीं आएगी, आवश्यक संशोधनों के बाद ही उसको लाया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे, नहीं जाएंगे किसान, ये उनकी सर्वसम्मत राय है। ये उन 13 नेताओं की जो कल बातचीत करने गए थे, या उन 40 नेताओं की जो हमेशा बातचीत करने के लिए जाते हैं, उन्हीं भर की राय नहीं है, बल्कि सिंघू से लेकर टिकरी तक, पलवल से लेकर गाजीपुर तक, और 2 दिन बाद जयपुर की बॉर्डर तक पर बैठने वाले सारे किसानों की केवल एक राय है। और किसान आए हैं, हम उनके नुमाइंदे के रूप में बातचीत करने के लिए जाते हैं, और उनकी दृढ़ राय है कि वो इन 3 कानूनों को वापस कराए बिना जाने वाले नहीं है। अच्छा, जब आप वास्तविकता कह रहे थे बादल जी कि हमने जब अमित शाह से पूछा कि क्या आपने किसानों से राय ली, किसान प्रतिनिधियों नेताओं से राय ली, तो ये एक बात है। क्या हमारे जो फेडरल सरकार का शीर्ष बैठता है दिल्ली में, मतलब उसने क्या राज्य के मुख्यमंत्रियों से राय ली, अपने कैबिनेट से राय ली, क्या एक्सपर्ट से राय ली, ये सब किया है क्या इन्होंने इस कानून को बनाने अरे, से? ये सब तो हमारी बुनियादी आपत्ति रही ही। कल जब वो ये ज्ञान देने की कोशिश कर रहे थे कि भाई आपको कोऑपरेट कीजिए, ये कानून किसानों के कल्याण के लिए बनाए हैं, तो किसान नेताओं ने पूछा कि हमसे पूछा था क्या, हमसे आपने परामर्श किया था क्या? तो एक बात थी, वरना कृषि जो है वो राज्यों का विषय है। जी बिल्कुल। कृषि के कोई भी कानून राज्यों के से परामर्श किए बिना, उनकी रजामंदी के बिना, उनकी विधानसभाओं में स्वीकृत किए बिना नहीं बनाए जा सकते। इन्होंने कृषि के नाम पर जो कानून बनाए हैं उनको ट्रेड के अंतर्गत रखा है, ये भी एक धोखाधड़ी है। संसदीय लोकतंत्र में इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये व्यापार के कानून है, कृषि के कानून नहीं है। व्यापार के कानून केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं, लेकिन वो कृषि के मामले में नहीं आते। लेकिन ये भी झूठ बोला, संघीय ढांचे पर हमला है। दूसरा ये कि जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, न्याय प्रणाली का सिद्धांत है, उस न्याय प्रणाली के सिद्धांत पर भी हमला है कि अदालत में नहीं जा सकते। चाहे वो आपकी एक कंपनी ने आपसे 100 क्विंटल गेहूं खरीदा है, 40 क्विंटल के पैसे दिए हैं, 60 क्विंटल की पर्ची दे दी है, अगर वो पेमेंट नहीं करती है तो आप अपना पैसा वसूलने के लिए न्यायपालिका में नहीं जा सकते। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी आपसे धोखाधड़ी करती है तो आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते। ये कैसा कानून है इस देश के कल जो राष्ट्रपति? बातचीत हुई बादल जी, कल जो बातचीत है उसमें थोड़ी जानकारी के लिए बता दीजिए श्रोताओं को, दर्शकों को, कि कल अमित शाह चूंकि सबसे बड़े मंत्री हैं, उससे पहले छोटे मंत्री मिले थे, उनसे भी बात नहीं बनी, इनसे भी बात नहीं बनी, तो कल क्या बात हुई जिस पर कुछ बात समझ में आई और सरकार की नीयत समझ में आई? नहीं, कुछ बातचीत नहीं हुई। सरकार ने वही बात बार बार दोहराई कि हम, एक बात उन्होंने बहुत कैटेगरिकल कही कि हम इन 3 कानूनों को वापस नहीं ले सकते, इसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, उसके बारे में आपकी कोई राय हो तो आप बताइए। सारे किसान संगठन पिछली बार जब 5वें दौर की बातचीत हुई थी, उस 5वें दौर की बातचीत में 5 फरवरी के दिन 1.5 घंटे तक खामोश बैठे रहे थे। उन्होंने कहा था कि हम हाँ या ना में जवाब सुनने के लिए आए हैं, संशोधनों पर चर्चा करने के लिए नहीं आए। आप पोटेशियम साइनाइड खा के मरेंगे, फांसी पर लटक के मरेंगे, गोली खा के मरेंगे या चाकू से मरेंगे, ऐसे अमेंडमेंट हमें नहीं चाहिए। हमें इन कानूनों की वापसी चाहिए, क्योंकि इन कानूनों में किसान और खेती की मौत के सिवा कुछ नहीं है, और मौत और जिंदगी के बीच में कोई बीच का रास्ता नहीं होता। ये साफ साफ बात उनसे बोली गई थी, लेकिन वो अमित शाह जी बार बार इसी बात पर परस्यू करते रहे कि आप संशोधन बता दीजिए, क्या क्या करने हैं, हम उन पर विचार कर सकते हैं। आखिर में फिर उन्होंने ये कहा कि हम अपनी ओर से एक प्रस्ताव आपको भेजेंगे, उस पर आप विचार कीजिए, और विचार करने के बाद जो आपकी राय हो वो बताइएगा। इसी आधार अमित शाह पर जब आप लोगों के साथ बातचीत में बैठे थे, तो क्या उनके पास साथ कृषि के जानकार, खेतीबाड़ी के जानकार लोग थे? क्योंकि उनका कोई ऐसा ऐतिहासिक अनुभव नहीं दिखाई देता जिसमें उनको खेती किसानी के समाज की जानकारी हो, उसकी बारीकी की जानकारी। तो वो किस हैसियत से बात कर रहे थे? सिर्फ कानून व्यवस्था गृह मंत्री होने के नाते, या फिर किसान समस्याओं को सुलझाने की कोई तरकीब उनके दिमाग में है? नहीं, असल में जो उनके अनुभवों की बात की है आपने, तो उनके जो अनुभव है
उसके आधार पर तो उनको कोई मंत्रालय नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने इन तीनों मंत्री उनके साथ थे जो बातचीत में शामिल है पहले दिन से। लेकिन मुख्य बातचीत उन्होंने की थी, शायद वो इस बात का संदेश देना चाहते थे कि हम इस मामले में अपनी सरकार की ओर से शीर्षस्थ हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी तो कहीं जाते नहीं है। मोदी जी तो आमतौर से किसी भी संगठन से या किसी भी सर्वदलीय बैठक में, ऐसी किसी भी बैठक में जाने में वे अपने आप की तौहीन समझते हैं शायद। तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा था और शायद ये संदेश देना चाहा था कि सरकार अपने सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को आपसे बातचीत करने के लिए भेज रही है। शायद वो ये कहना चाहते थे कि ये आखिरी पेशकश है आपकी ओर, और हमने भी उसको उसी तरीके से लिया। और आज जब उनके वो आए हैं प्रस्ताव, तो उस पर अभी हमारी मंत्रणा चल रही है, सिंगू बॉर्डर पे मीटिंग चल रही है और हम अपनी राय से उनको अवगत करा देंगे। प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव के बारे में कुछ बता सकते हैं? प्रस्ताव में उन्होंने कहा है कि एक संशोधन वो ये कर देंगे कि अभी तक इनको जो कोर्ट में जाने का जो अधिकार नहीं था किसानों को, कॉन्ट्रैक्ट खेती वाले मामले में, उसमें कोर्ट में जाने का अधिकार दे दिया जाएगा। हालांकि खरीदने वाले मामले में अभी भी कोर्ट में जाने का अमेंडमेंट करने की पेशकश उन्होंने नहीं की है। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि ये जो बिजली का विधेयक है वो अभी हम नहीं लाएंगे, बाद में बातचीत करने के बाद में लाएंगे। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि ये जो प्राइवेट खरीदारों पर टैक्स नहीं लगेगा, और मंडी कमेटी में माल बेचने पर मंडी कमेटी के व्यापारियों पर टैक्स लगेगा। ये जो एक वो था, अलग अलग तरीके के पैमाने थे, उन पैमानों को भी दूर किया जाएगा और शायद वो दोनों पर टैक्स लगाने की बात करेंगे। ऐसे कुछ मामूली, जिसे कहते हैं ना कॉस्मेटिक, कुछ दिखावटी परिवर्तन वो सजावटी, एकदम सजावटी, और उनका कोई वास्तविकता से फर्क पड़ता नहीं है। असल झमेला क्या है? असल झमेला क्या है कि जब प्राइवेट प्लेयर गांव तक पहुंचेगा तो वो केवल इन सारी कंपनियों को ही खत्म नहीं कर देगा, बल्कि जो मंडियां जो काम नहीं कर सकती वो काम प्राइवेट प्लेयर भी कर सकते हैं। पहले से लोन दे देना, कर्ज के फंदे में फंसा लेना और बाहुबलियों का इस्तेमाल कर लेना, तमाम तरीके की तिकड़म में उनको फंसा लेना, ये सारी तिकड़म है, ये प्राइवेट प्लेयर्स कर सकते हैं, करते थे। इसीलिए मदर इंडिया नाम की फिल्म बनी थी और सुक्खी लाला का कैरेक्टर आया था। अब वही सुक्खी लाला अगर गांव तक पहुंच जाएगा तो जाहिर सी बात है कि 5-10 साल में इस देश के किसानों के पास उनकी जमीन बचने वाली नहीं है। इसलिए उस सवाल को ही दूर कीजिए ना, मंडी कमेटियों को स्ट्रेंथन कीजिए, मजबूत कीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि एमएसपी पर फसल को खरीदा जाएगा, गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट सिस्टम होगा। उसके लिए जरूरी है कि इन कानूनों को हटाया जाए। अच्छा, ये एक बात और कि जैसे हमारे देश में लगातार कहा जा रहा है कि ये आंदोलनकारी जो है वो बहुत थोड़े हैं, पूरा देश क्यों नहीं खड़ा हो रहा है और क्यों नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब आप समझते? देखिए, कई सारे आरोप लग चुके हैं। पहला आरोप लगा कि खास राजनीतिक पार्टियों ने इन किसानों को बहका दिया है, इसलिए वो यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद ये कहा गया कि ये खालिस्तानी है, टेररिस्ट है, इसलिए यहाँ पर आ गए हैं। ये तमाम सारी बातें होती रही हैं, लेकिन ये वास्तविक आंदोलन अगर यहाँ पर दिल्ली की बॉर्डर पर हमें पंजाब और हरियाणा के किसान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर वगैरह के किसान अधिक संख्या में दिख रहे हैं, तो उसकी वजह है दिल्ली की ज्योग्राफिकल लोकेशन। दिल्ली के आसपास यही राज्य हैं, तो यहाँ के राज्य बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलीज में बैठ के पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी राज्य के लोग शामिल नहीं है। सैकड़ों किसानों का जत्था, अभी मेरे पास फोन आया था, गुजरात से लगभग 500 के आसपास किसानों का एक जत्था है जो सड़क मार्ग से और रेल मार्ग से 2 दिन के अंदर अंदर दिल्ली पहुंचने वाला है। तमिलनाडु के किसानों की 300 किसानों की टिकट जो है वो रद्द करा दी गई रेलवे द्वारा, जो कि नहीं होना चाहिए था। तमिलनाडु में लड़ाई जारी है, कर्नाटक में जारी है, बाकी राज्यों में भी जारी है। दिल्ली आए हुए लोग दिल्ली के नजदीकी राज्यों से हैं, इसलिए ये नहीं माना जाना चाहिए कि देश भर के किसानों में विक्षोभ नहीं है। जाकर किसी भी गांव में बातचीत की जा सकती है। किसान आर्टिकुलेट नहीं होगा, उसके बाद उसके पास वो भाषा या व्याकरण नहीं होगा, लेकिन वो इस बात पर कन्विंस है कि ये तीनों के तीनों कानून उसकी खेती किसानी के लिए खतरनाक है। अच्छा बादल जी, आखिरी सवाल हमारा ये है कि जब आपके सर्व प्रमुख और सर्व शक्तिशाली से नीचे के शक्तिशाली से बात हो ही गई अमित शाह से,
जो हमारे देश के गृह मंत्री, तो और उन्होंने ना कह ही दिया और आप लोगों ने कहा कि हम नहीं 3 कानून से पहले अपनी बात मानेंगे। तो अब सरकार के पास फौज है, ताकत है, बूटे हैं, बंदूकें हैं, फिर उसका मुकाबला कैसे? क्योंकि सरकार की बात जब कोई नहीं मानता है तो उसके लिए सरकार फिर ताकत लगाती है। किसानों के पास संकल्प है, हौसला है और जन समर्थन है। बंदूकों के दम पर और ताकत के दम पर अगर आंदोलनों को कुचला जा सकता होता तो आज अंग्रेज यहाँ पर राज कर रहे होते। इसलिए अगर वो इस मुगालते में है कि किसी दमन का प्रयोग करके वो इस आंदोलन को बिखेर देंगे, तो मुझे लगता है कि वो गलतफहमी में है। और जैसा कि आपने कहा कि सर्वशक्तिमान से दूसरे शक्तिमान, तो हम तो उनको ब्रह्मा जी कहते हैं प्यार से। ब्रह्मा जी ने अपने क्लोन को भेजा था, और तो उन्हें ब्रह्मा जी के इतिहास को भी पढ़ लेना चाहिए कि जिन जिन ने अपने आप को ब्रह्मा समझने की भूल की है, इस भारतीय समाज ने उनके मंदिर नहीं बनाए हैं, उनकी पूजा नहीं की है। इस भारतीय समाज ने उन्हीं को पूजा है जो श्रम के साथ, जमीन के साथ और मानव के साथ, मानवता के साथ जिनके रिश्ते रहे। तो अगर सरकार दमनात्मक रास्ते को अपनाने की कोशिश करेगी तो वो उसकी एक बहुत ही भयानक भूल होगी, और उसके नतीजे इस देश में जो निकलेंगे वो बहुत अच्छे नहीं निकलेंगे। मैं आखिरी बात आपको जोड़ दूं कि अगर सरकार इन तीनों कानूनों की वापसी के बारे में फैसला नहीं लेती है तो ये किसान जो सिंगू की बॉर्डर पे बैठे हैं, टिकरी की बॉर्डर पे बैठे हैं, गाजीपुर में है, पलवल में बैठे हैं, अनिश्चित काल तक वहां नहीं बैठे रहेंगे। वो अपने देश की राजधानी दिल्ली में आएंगे, और उनको रोकने के लिए सरकार के पास केवल एक ही रास्ता है। दमन रास्ता नहीं है, लाठियां रास्ता नहीं है। पता नहीं सरकार के पास खबर है कि नहीं, अगर नहीं है तो मैं उनको ये दे दूं कि ये जितने भी वर्दीधारी सैनिक और सिपाही तैनात किए गए हैं, उनमें से 90% से ज्यादा किसान के बेटे हैं, और हम लोगों से ज्यादा किसान के दर्द को महसूस करते हैं। तो वो एक ऐसी असाधारण स्थिति पैदा कर देंगे अगर इनको दमन से रोकने की कोशिश की गई, कि जिसका इतिहास में एक बहुत ही काले धब्बे के रूप में दर्ज किया जाएगा। इसलिए बुद्धिमत्ता और विवेक का रास्ता यही है कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, और सरकार अगर बहुत जरूरी मानती है इन कानूनों को लाना, तो लोकतांत्रिक तरीके से किसान संगठनों से चर्चा शुरू की जाए, और राज्यसभा में हरिवंश जी ने जो जादूगरी दिखाई थी, उस जादूगरी के बजाय लोकतांत्रिक तरीके से संसद में पास कराया जाए, एक प्रक्रिया शुरू की जाए संवाद की। दमन के दम पर यह लागू होने वाला नहीं। शुक्रिया बादल जी बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत के लिए बादल सरोज थे, वह अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव हैं, और उन्होंने बहुत करीने से अपनी बात कही है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि कम से कम आंदोलनकारी किसानों के दम पर ही ये देश चलता है, उन्हीं के पैदावार से हमारे हलक तक अनाज पहुंचता है। तो उसका ख्याल और उसकी शर्म भी हमारी सरकार को जरूर होगी, और वह कम से कम गोलियां और लाठियां बरसाने से पहले इन किसानों को और उनकी पीढ़ियों को जरूर देखेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि बातचीत से ही रास्ता निकले।